दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि अंधभक्तों के मुंह पर भाजपा सरकार ने गू मार दिया है। माफ कीजिएगा, ये बात इसलिए मजबूरी में बोलनी पड़ती है क्योंकि ये ऑनलाइन बैठकर घटिया और ओछी बात हमेशा करते हैं। बस मुसलमानों के खिलाफ इनको कुछ भी लिखना हो, करवाना हो, लिखवा लो, करवा लो, बुलवा लो, सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, ये इजराइल की चाटुकारिता भी इसलिए करते हैं अंधभक्त क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करता है। लेकिन भारत का इतिहास, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी तक का उठा के देख लीजिए या उनसे पहले का भी, तो भारत हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है। अब ये जो मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार की जो नेता हैं यूएन में, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उन्होंने यूएन में अंधभक्तों को जोरदार तमाचा जड़ दिया है। एक साथ इजराइल और अंधभक्तों के मुंह पर गू मार दिया है। कैसे? इस रिपोर्ट को देखिए, दर्जनों जगह खबर आ गई है और आसान जबान में बता रहा हूं, भारत ने साफ साफ कह दिया है यूएन में कि कोई दूसरा ऑप्शन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग और फसाद, बवाल खत्म करवाने का 2 स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और अगली बात, भारत के प्रतिनिधि ने यूएन में यह भी कह डाली कि भारत हमेशा से जो वायलेंस फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है और लगातार जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ रहा है और हमेशा वायलेंस के खिलाफ भारत रहता है। भारत की जो इमेज है वो हमेशा शांति को आगे बढ़ाने के लिए है। लिहाजा फिलिस्तीनियों के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एक वाहिद हल है जिस पर यूएन को सोचना होगा। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई और बोलता तो ये बात बड़ी नहीं थी, लेकिन भारत ने ये बात बोली है जहां पर तुर्की जैसे बड़े बड़े ममालिक अब खामोश बैठे हैं और फिलिस्तीनियों को भूल गए हैं। ऐसे में जब रोज एक न एक किसी फिलिस्तीनी का कत्ल किया जा रहा है इजराइल की आर्मी के द्वारा, सारी दुनिया खामोश है, लेकिन यूएन में भारत बोल दिया है। भले ही आप और हम खामोश हो गए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यूएन ने भी इस बात को कह दिया है कि सिर्फ इसी साल 150 से ज़्यादा फिलिस्तीनी और 20 इजरायली इन टकराव में मारे गए हैं। पिछले कई सालों में ये सबसे बड़े आंकड़े हैं और जो बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएन ने कहा है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप स्टेटस ही लगाते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर इस्तेमाल करते हो, जहां लिख सकते हैं वहां लिखिए, जहां बोल सकते हैं फिलिस्तीन के लिए वहां बोलिए। अब बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लीजिए। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि यह सबसे सुनहरा मौका है कि जब ईरान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में ईरान को न्यूक्लियर डील में अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक लेकर दुनिया को आना चाहिए। और अगर इसके बावजूद ईरान नहीं मानता है तो हमें अभी अपनी मिलिट्री फोर्स की ताकत दिखा देनी चाहिए। उधर इसी के बाद व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि अभी ये मुमकिन नहीं है कि ईरान के साथ अमेरिका न्यूक्लियर डील में वापस आए या उससे बात की जाए। इजरायली रिपोर्ट के ही अनुसार एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि इजराइल के पूरे शहरों के सीसीटीवी कैमरास को ईरान ने 1 साल से ही हैक किया हुआ है। इसी वजह से जब कोई भी घटना इजराइल के अंदर होती है तो तुरंत वहां की सीसीटीवी वीडियो फुटेज खुद ईरान जारी कर देता था। और ये सारा कर्मकांड ईरान का इजराइल को मालूम था, लेकिन इजराइल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उधर लेबनान की बात करें तो लेबनान के इजराइल से सटे हुए बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का एक ड्रोन गश्त कर रहा था, जिसे आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया। वहीं सिर्फ भारत ने नहीं
यूएन में इजराइल को जलील किया, बल्कि खुद यूएन ने भी एक दूसरे मुद्दे को लेकर इजराइल को सीधा कह दिया कि ये वॉर क्राइम कर रहे हो। आपको बता दूं कि फ्रेंच एडवोकेट, एक व्यक्ति जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो इजराइल में रहकर फिलिस्तीनियों के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता था और काफी कामयाबी से वो जीत भी हासिल करता था, चिढ़कर तंग आकर इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से उसको वापस फ्रांस भेज दिया। इस पर यूएन भड़क गया और यूएन ने कह दिया साफ साफ कि इजराइल का ये वॉर क्राइम है। उधर आपको बता दूं कि इराक से पहली बार ईरान ने आधिकारिक ऑफिशियल तौर से ये कहा है कि बॉर्डर पर, जो ईरान और इराक के बॉर्डर पर कुर्दिश लड़ाके हैं, आतंकी हैं, उनको डिसआर्म कीजिए आप, यानी उनसे हथियार छीनिए, उनको निहत्था कीजिए, उनको पीछे घसीटिए, उनके हाथों से हथियार खींचिए, क्योंकि हम अपने बॉर्डर पर टेंशन नहीं चाहते। वहीं दोस्तों, आपको मालूम है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बंद हो गई, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि जॉर्डन अब बीच में आया है। जॉर्डन ने ऐलान किया है कि जॉर्डन ही ईरान और सऊदी अरब के बीच समिट और मीटिंग, मुलाकात, बातचीत करवाएगा। वहीं दोस्तों, ईरान ने काफी बड़ी नरमी भी दिखाई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ साफ कह दिया है कि सऊदी अरब के साथ हम अपने रिश्ते रिज्यूम करने को, दोबारा से ठीक ठाक करने को तैयार हैं। हमें सऊदी अरब, रियाद से कोई दिक्कत नहीं, हम रियाद के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने को तैयार हैं। दोस्तों, सीरिया के अंदर तुर्की ने कई बार हमले किए पीकेके को निशाना बनाकर, और ईरान ने भी किए, और उसी सीरिया में इजराइल ने भी, आपको नहीं पता तो मैंने सुबह ही फज्र में अपडेट दे दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आपका फॉल्ट है भाई। जो भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उस वक्त मैं नींद नहीं देखता हूँ, आपके सामने अपडेट रख देता हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। सीरिया पर, दमिश्क पर और एयरपोर्ट पर कई बड़े हमले उसी सीरिया में किए। इसी दौरान अब बड़ी खबर आ रही है कि लगभग 2 हफ्तों के बाद सीरिया के अंदर तुर्की और रूस के एयरफोर्स ने मिलकर ड्रिल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट यूरोप समिट हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, जिसमें पूरे अरब देश थे और एक लौता बाहर का जो मुल्क था वो था फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन ने इस समिट में साफ साफ ये कहा इराक को कि आप स्टेबिलिटी के लिए, तरक्की के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी और की तरफ ना देखें, यानी इशारा ईरान की तरफ था। आप अपने दम पर रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपनी सोच से ही आगे बढ़िए। जानकारी के लिए बता दूं कि इस समिट में सऊदी अरबिया, फ्रांस, इराक, तुर्की, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन, ओमान और यूरोपीय यूनियन भी ईरान के साथ शामिल था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दूं कि तालिबान ने अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि पूरे अफगानिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के अंदर महिलाओं को बैन किया जा रहा है। यानी कोई लड़की है, कोई औरत है, तो अब वो गुनाह हो गई है, उसका अफ़गानिस्तान में रहना उसके लिए एक अज़ाब है। वो इल्म हासिल नहीं कर सकती, वो कॉलेज नहीं जा सकती। अब उसके अरमानों का गला पूरी तरह से तालिबान ने घोट दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की बहन भी काफ़ी जो है आक्रामक हैं और उन्होंने फिर से एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कितनी भी हम पर पाबंदियां लगाई जाएं हम नहीं डरेंगे और लगातार हम अपनी शक्ति को बढ़ाते रहेंगे और टेस्ट मिसाइलों का करते रहेंगे। उधर जापान ने अपनी मिलिट्री को मजबूत किया और बजट बढ़ाया। इस पर नॉर्थ कोरिया भड़क गया। नॉर्थ कोरिया ने कहा ठीक है, हम इसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बर्तानिया, ब्रिटेन यानी यूके लगातार अपने देश का पूरा पैसा उठा कर यूक्रेन की जंग में झोंक रहा है और यूक्रेन की झोली में डाल रहा है। ऐसे में ये ताज़ा तस्वीर देखिए, वहाँ पर ज़बरदस्त खुद प्रदर्शन हो रहा है। आप ये समझिए कि मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग ये है कि काम ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, छुट्टियां मिल नहीं रही हैं, काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, ओवर टाइम हो रहा है। अब वहाँ पर आप देखिए कि लोग, जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं और हालात बेकाबू हो रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।